नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है आज, कुछ रिपीटेड आर्टिकल्स हैं, बट फिर भी देखते हैं। पहला आर्टिकल, स्क्वायरिंग ऑफ अगेन इन द हिमालयन हाइट्स। देखिए यहाँ पे इंडिया बीजिंग के बॉर्डर पे जो हो रहा है और इस कंटेक्स्ट में चाइना का क्या रिएक्शन, इसको लेके एक या दो यूनिक पॉइंट्स दिए हुए। वैसे तो इसके बारे में हमने काफ़ी बातचीत की है, बट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डेफिनेटली यूनिक हैं। ओवरऑल इस पूरा जो स्टैंड ऑफ हुआ है, इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहा है, कैसे इस समय पे इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में थोड़ा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, कैसे इस समय की रूलिंग पार्टी की कुछ पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब बातें यहाँ पे करी गई। तो इससे एक पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे प्यारे मोदी जी ने लिखा हुआ है। तो अभी मोदी जी अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं। तो अब इसको मैं क्या ही कवर करूं, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं, तो उसके बारे में सरकार अपनी तारीफ कर रही है। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस आर्टिकल, जिसको पढ़ना है आप खुद पढ़ लो, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है और कुछ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स उसमें है नहीं। इंगेजिंग तालिबान। देखिए रिसेंटली इंडिया ने एक मॉस्को में मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जहां पे 10 नेशंस थे और तालिबान के ऑफिशियल्स भी थे। तो आप कह सकते हो एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग है जो कि इंडिया ने अभी वन ऑफ द फर्स्ट टाइम कर रखी है। अभी कुछ दिन पहले भी इंडिया ने तालिबान के साथ एक मीटिंग करी थी, बट यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली ए जॉइंट स्टेटमेंट। और इंडिया यहाँ पे ओवरऑल एक जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करके इतनी सारी कंट्रीज के साथ अफगानिस्तान में इस बात को अब धीरे धीरे मान रहा है कि भाई तालिबान इज इन अफगानिस्तान। हालांकि इंडिया पहले इस बात को मान चुका है, बट अब तक इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी रही है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड नॉट तालिबान वाज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो बची नहीं, सिर्फ तालिबान ही बचा है। तो तालिबान के साथ बातचीत करके क्या होने हुआ है अभी, और रिसेंटली तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने यह भी बोला है कि इस बातचीत में इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम आपको एड भेजेंगे। तो इंडिया ऐसा प्रॉमिस कैसे कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल भी इसी से रिलेट करता है कि इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। वैक्सीनेशन को शुरू हुए अभी 9 ही महीने हुए हैं। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, हमने 100 करोड़ कर लिए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे जो टोटली फुल्ली वैक्सीनेटेड एडल्ट हैं वो केवल 31% हैं। अगर आप इसको चाइना से कंपेयर करोगे तो चाइना में 75% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन मिल चुका है। चाइना में 220 करोड़ डोजेस दी जा चुकी हैं। तो हम लोग चाइना के कंपैरिजन में थोड़ा धीमे ही हैं और पॉपुलेशन चाइना से कुछ बहुत ज़्यादा कम है नहीं। उसकी एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बहुत सारी वैक्सीन डोजेस को एक्सपोर्ट कर रहा था। हालांकि वो एक्सपोर्ट बंद कर हो गया सेकेंड वेव के दौरान। तो ज़रूरी ये भी है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को फिर से शुरू करें ताकि दुनिया भर में हम एक क्रेडिबल वैक्सीन सप्लायर की तरह नजर आएँ। फिर थोड़ी तारीफ की गई है, थोड़ी बुराई की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के दम पे ये हुआ है। बुराई ये बोली जा रही है कि ये 100 करोड़ वाली फीट हमको पहले ही अचीव कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो हमने नहीं करी। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये सब तरीके की बातें बोल रखी, कुछ भी अलग बहुत स्पेसिफिक नहीं है इस आर्टिकल में। दैट्स व्हाई नॉट डिस्कसिंग इट। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, काफ़ी बात कर चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या सही है क्या गलत है, मैंने आपको ये व्यू पॉइंट्स भी बताए हैं कि एयर इंडिया ने, टाटा ने एयर इंडिया को खरीद के गलत किया, क्योंकि एयर इंडिया के बहुत सारे ऐसे डेब्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि कॉमर्शियल नहीं है, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि आगे आने वाले समय में एयर इंडिया का जो सरकारी वर्किंग कल्चर है वो टाटास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन चूंकि टाटास ने यहाँ पे कुछ सोच समझ के ही एयर इंडिया को खरीदा है, तो आगे आने वाले समय में इसके मैनेजमेंट के थ्रू ही पता चलने वाला है कि ये सही डील है या गलत डील है। तो उसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, वो है पुअर कंडीशंस ऑफ प्रोटेक्टर्स। इस आर्टिकल को लिखा है एमपी नथनैल साहब ने। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, रिटायर्ड सीआरपीएफ से। ये सॉरी स्टेट ऑफ और पुलिस फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं। राज्य की सरकारों की पुलिस फोर्सेस और जो सीआरपीएफ है और इन जनरल जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उनके पर्सनल्स कितने प्रेशर में काम करते हैं और उसके बाद भी ओवरऑल उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसके कंटेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा आर्टिकल है, तो वी विल डिस्कस इट। तो 3 मेन आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं, थोड़े से जो यूनिक है आज के एडिटोरियल में। उससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो अनीशा सरकार ने हमको ज्वाइन किया है। अनीशा सरकार का 2nd मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच अनीशा। धर्मेंद्र सिंह ने हमको ज्वाइन किया है। धर्मेंद्र सिंह का 3rd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं अपने मेंबर्स को स्पेसिफिकली ये बात बोलूंगा कि इवन इन बैड टाइम्स यू आर सपोर्टिंग मी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पिछले कुछ दिनों से मुझे पता है कि वीडियोस थोड़ी कम आ रही हैं स्टैटिक की, बट समझिए मेरे एंड पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रीलिम से पहले मैंने रमेश सिंह खत्म कर दी, अभी के लिए मिडल और एनसीईआरटी खत्म करनी, जो कि मेरे दिमाग में पूरी तरीके से है। सो आई विल फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल।
एंड थैंक यू फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट कंटिन्यूसली। देन तान्या गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है, प्रेम प्रजापति ने हमको ज्वाइन किया है, रिधि शाहेड ने हमको ज्वाइन किया है, रिधि शाहजेद ने, देन स्वाति राय ने हमको ज्वाइन किया, स्वाति रॉय ने हमको ज्वाइन किया, अनीश हितैषी ने हमको ज्वाइन किया, एस सौम्या ने हमको ज्वाइन किया, इनका 6th मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक एस सौम्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सचिन ने हमको ज्वाइन किया है, एंड समीप तिवारी ने हमको ज्वाइन किया है, एंड धानु राठौड़ ने हमको ज्वाइन किया है। तो धानु राठौड़, समीप तिवारी, सचिन, एस सौम्या का 6th मंथ इज ए मेंबर, वेलकम बैक एस सौम्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। अनीस हितैषी, स्वाति राय, रिधि शाहजेद, प्रेम प्रजापति, तान्या गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह एंड अनीशा सरकार 2nd मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन को। पहला आर्टिकल, स्क्वायरिंग ऑफ अगेन इन द हिमालयन हाइट्स, Beijing seems to have taken the Modi prescription of 2014 inches towards mile rather literally on the disputed border। ये एक अच्छा ह्यूमर है, इंच टुवर्ड्स माइल्स। मोदी जी का ये नारा क्यों था कि भाई थोड़ा आप आगे आओ, थोड़ा हम आपके आगे आएंगे और इससे हमारी दोस्ती और बढ़ती जाएगी। मोदी जी ने ये नारा दिया था। चाइना ने ये नारा लगता है अलग प्रकार से ले लिया, वो थोड़ी थोड़ी टेरिटरी कब्जाने चलते हैं, थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी टेरिटरी कब्जा लेंगे। तो मोदी जी दोस्ती के कंटेक्स्ट में बोल रहे थे और ओवरऑल चाइना ने टेरिटरी के कंटेक्स्ट में ले लिया। खैर ये मजाक में लिखा है ऑथर ने। तो लद्दाख के हालात क्या है कि भाई विंटर्स आ रहे हैं लद्दाख में, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट्स हो जाएंगे लद्दाख के, सब जीरो टेम्परेचर्स -10, -20, -30, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चले जाते हैं, और इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स दोनों वहां पे डिप्लॉयड है। अभी के लिए तो टेक्टिकल लेवल पे काम है, चीजें शांत है, ठीक है ना, रेयरफाइड एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर्स लो है, लेकिन ओवरऑल जो आर्मी के पर्सनल्स वहां डिप्लॉयड है उनकी हेल्थ के ऊपर बात आ रही है। बट ठीक है, पॉलिटिशियंस को क्या लेना है। अब शी जिनपिंग तो अपने वार्म बिल्कुल सेंट्रली एयर कंडीशनड ठंड मतलब गर्मी में और सर्दियों में बिल्कुल गर्म एसी वाले कमरे में बैठे होंगे, उनको क्या ही टेंशन है, उनको तो वहां बैठे बैठे बस एक ऑर्डर पे साइन करना है। और अभी के लिए आप देख सकते हो कि वेस्टर्न थिएटर कमांड में जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उनकी हालत खराब है, और हमारे इंडियन सोल्जर्स भी वहां पे डिप्लॉयड है सर्दियों में। तो पिछले 10 महीनों में अगर आप चाइनीज वेस्टर्न थिएटर कमांड को देखो तो उनके 2 कमांडर्स बदले जा चुके हैं, एक जनरल जांग जुडोंग, एक जू किलिंग, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है चाइनीज मिलिट्री हायरार्की में। इनफैक्ट जो चाइना का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आर्मी को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। वेस्टर्न थिएटर कमांड का जो हेड है ना, वो सीधे शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि उस शी जिनपिंग और वेस्टर्न थिएटर कमांड के सपोर्ट के अंदर कोई दूसरा ऑफिसर है, नहीं, सीधे शी जिनपिंग को सपोर्ट करता है, मतलब रिपोर्ट करता है वो। लेकिन इन दोनों ने ही अपनी नौकरी छोड़ दी, क्यों? सीरियस हेल्थ इश्यूज के चलते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे, शी जिनपिंग खुश नहीं थे ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस से। तो कुल मिला के यहाँ पे पीएलए की परफॉर्मेंस को लेके, पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी के ऑफिशियल्स की हेल्थ और वेलबींग को लेके अक्सर कर सवाल उठाए गए। अक्सर कर ये देखा गया कि चाइना अपने सोल्जर्स को रिप्लेस करता रहता है। कुछ पहले 6-7-8 महीने के लिए कुछ और सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, फिर उनको रिप्लेस करके कुछ नए सोल्जर्स यहाँ पे लाए गए, ठीक है। लेकिन चाइनीज स्टैंस अभी भी ऑब्स्टिनेट है, मतलब वो अड़े हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, डिप्लॉयमेंट को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। पिछली बार भी पूरा सर्दी डिप्लॉयमेंट था, इस बार भी जिस प्रकार की बातें चल रही हैं पूरा सर्दी डिप्लॉयमेंट रहने वाला। पूरा सर्दी छोड़ो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा कई सालों तक आगे आने वाले समय तक डिप्लॉयमेंट रहने वाला है। हो सकता है चाइना का पीछे जाने का कोई मूड हो ही ना। और एक दूसरे के ऊपर वर्बल अटैक भी लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया और चाइना। इंडिया चाइना के ऊपर इल्जाम लगाता है, चाइना इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि सच्चाई यहाँ पे क्या है। और इसके साथ साथ दोनों ही कंट्रीज ने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन किया है, जबरदस्त मॉडर्न इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय करके रखा है, और मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है चाइना अपनी तरफ। अभी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास एक जबरदस्त मिलिट्री एक्सरसाइज की है। इंडिया ने भी अपनी तरफ से एक्शंस किए हैं भाई, हमने भी अपनी तरफ से जितना हमारी कैपेबिलिटी के अंदर है ओवरऑल डिप्लॉयमेंट्स को लगा रखा है। अभी पीएलए की तरफ से बहुत सारे आप कह सकते हो कि इंस्टिगेशंस भी हो रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जो बाराहोती नाम की जगह है, ओके, वहां पे अगर आप देखो तो चाइनीज एग्रेशन हुआ इंडिया के अगेंस्ट। बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स यूनिफॉर्म में इंडिया की बॉर्डर के अंदर घुसा है, एक ब्रिज तोड़ के चले गए छोटे मोटे। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, बट इस प्रकार से एक ऐसे इलाके में घुसना जहां पे पहले किसी भी प्रकार की कोई एलएसी को लेके डिमार्केशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कुल मिला के ओवरऑल पीएलए का ये जो इंकर्जन है बाराहोती में, ये इस प्रकार के इंकर्जन्स आगे आने वाले समय में कोई मेजर क्लैश की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जब चाइनीज पेट्रोल्स घुसे
तो उनको इंडियन सोल्जर्स ने ब्लॉक कर दिया। अब वहां पे ऐसा बताया जाता है कि थोड़ा घुसन चले हैं, लड़ाई हुई है, चीजें सॉर्ट आउट हो गई, बट इस प्रकार के छोटे मोटे इवेंट्स मेजर लेवल पे चीजों को एस्केलेट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, अब वेस्टर्न स्कॉलर्स के हिसाब से एक्चुअली में चाइनीज आर्मी ऐसा कर क्यों नहीं, वो जबरदस्ती इंडिया में घुस क्यों रही है? पहला रीजन बताया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ओवरऑल चाइना की जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें जो उसकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, नेवी और एयरफोर्स की इंपॉर्टेंट चाइना की आर्मी से ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, नेवी साउथ चाइना सी में ऑपरेट करती है, एयरफोर्स आपका ताइवान आइवान के आसपास और पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, और आर्मी की ऑपरेट करने की बात की जाए तो ओवरऑल उसके जो ज्यादातर बॉर्डर्स हैं चाइना के, वो डिमार्केट हो चुके हैं। एक इंडिया के साथ जो चाइना का बॉर्डर है वो पूरी तरीके से भी डिमार्केट नहीं हुआ है। डिमार्केट क्या इनको लगता है चाइना वालों को कि सबसे बेटर ये कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को हम कब्जा लेंगे, लेकिन जो इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है वो इस समय पे बहुत फॉर्मिडेबल है। तो चाइना को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो चाइनीज आर्मी को भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को जगाना, तो चाइनीज आर्मी यहाँ पे बॉर्डर पे प्ले में आ गई, ऐसा एक यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएलए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम में, तो पीएलए यहाँ पे इन्वॉल्व होकर अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहा है, ऐसा वेस्टर्न स्कॉलर्स बोलते हैं। दूसरा कि भाई पीएलए को यह बात मालूम है कि जो इंडियन मिलिट्री है वो अब बॉर्डर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। पहले क्या होता था कि देखिए, पहले एलएसी पे बफर जोन्स थे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चाइना की लाइन हो गई, ये इंडिया की लाइन हो गई, चाइना वाले यहां तक आते हैं या इंडिया वाले यहां तक जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बफर जोन था, इसमें दोनों फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी। तो पहले तो ऐसा था कि केवल चाइनीज फोर्सेस ही पेट्रोलिंग करने आती थी, इंडिया वाले पेट्रोलिंग करने ज्यादा आते नहीं थे, क्योंकि इंडिया के पास गाड़ियों की कमी थी, हथियारों की कमी थी। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ी, 2010-2014 के बाद चाइना ने नोटिस किया कि इन बफर जोन्स में इंडिया की जो पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बॉर्डर एरियाज में इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। ये देख के चाइनीज थोड़े नर्वस हो गए। चाइनीज को लगा कि इन बफर जोन्स में वैसे भी चाइना अपर हैंड पे, वो जब चाहे घुस के कब्जा कर सकता है, लेकिन जब उसको लगा कि इंडियन साइड पे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो शायद चाइना वालों को लगा होगा कि घुस के जितना इलाका कब्जा सकते हो कब्जा लो, आगे नहीं कब्जा पाओगे। तो ये एक मेन वजह हो सकती है यहाँ पे एंट्री मारने की। डोकालाम में भी थोड़ी चाइना की आंखें खुली होंगी 2017 में, जब भूटानीज टेरिटरीज में इंडियन सोल्जर्स घुसे और उन्होंने चाइनीज पेट्रोल्स को ब्लॉक कर दिया, तो उस समय पे भी चाइना को लगा होगा कि अरे तो हमको भी यहाँ पे भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो कुल मिला के चाइना की जो मिलिट्री थी उसको यहाँ पे एक बहुत मेजर एक कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन मिला, एक पुश बैक मिला। उसके लिए हो सकता है कि 2017 के बाद से चाइना ने प्लान बनाना शुरू कर दिया हो कि वो लद्दाख में एग्रेशन करके घुसेंगे और बड़े इलाके पे कब्जा करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी बोलना है कि 2017 के डोकाला स्टैंड ऑफ के बाद से ही चाइना प्लानिंग कर रहा है एलएसी में कुछ इस प्रकार के इनकर्जन्स करने के लिए, जो कि उन्होंने 2020 में एग्जीक्यूट कर दिए। न्यू दिल्ली ने भी पीएलए के एक्शंस को मैच करने के लिए इंडियन मिलिट्री के मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स को एलएसी पे डिप्लॉय कर दिया है यहाँ पे। हालांकि अगर आप चाइना के साथ इन डिप्लॉयमेंट्स को कंपेयर करोगे तो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इंडियंस थोड़े डिसएडवांटेज पे हैं। पिछले 20 महीनों में जिस हिसाब के वेपन्स, जिस हिसाब के पर्सनल्स को बॉर्डर पे चाइना ने डिप्लॉय कर रखा है, उसके कंपैरिजन में इंडिया के डिप्लॉयमेंट्स उतने पोटेंट नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि इंडियन ट्रूप्स ज्यादा बैटल हार्डन है, चूंकि इंडियन ट्रूप्स को चाइनीज ट्रूप्स से ज्यादा वॉर्स लड़ने की एक्सपीरियंस है, तो हम अपने ट्रूप्स की दूरदर्शिता के चलते, हमारे ट्रूप्स की बैटल प्रिपेयर्डनेस के चलते ओवरऑल अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट के टर्म्स में डिसएडवांटेज है उसको अपने ट्रूप्स की एफिशिएंसी के टर्म्स में कंपनसेट कर सकते हैं। अगर इंडियन मिलिट्री की बात की जाए तो इंडियन मिलिट्री का जो इंस्टेंस रहा है पीएलए की तरफ, पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ, वो रहा है आपका डिफेंसिव डिटरेंस का। डिफेंसिव डिटरेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई सामने से अटैक आएगा तो हम लड़के पीछे ढकेल देंगे, लेकिन हम खुद अटैक नहीं करेंगे, हम खुद कन्फ्रंट नहीं करेंगे। पीएलए का यहाँ पे स्टैंस क्या रहा है? कन्फ्रंटेशनल स्टैंड रहा है। वो अंदर घुस के हमारे सोल्जर्स को गलवन वैली में मार रहे हैं, तो ये क्या है? ये भाई कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच ही तो है ना। तो कुल मिला के अब यहाँ पे ओवरऑल इंडिया को समझ में आ रहा है कि इस डिफेंसिव डिटरेंस वाली स्ट्रैटेजी से काम बन नहीं पाएगा। ओवरऑल हमें अपनी सेल्फ कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो हिंदी चीनी भाई भाई करके हम लोग चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ये गलती नेहरू ने भी की थी, तो हमारे हाथ से सही चीज चला गया। और कहीं ना कहीं अभी रिसेंट की सरकारें भी ये गलती कर रही थी
ओके, चाइना के ऊपर भरोसा करके, चाइना के साथ एक लिमिट से ज़्यादा इकोनॉमिकली इंगेज करके अब सबकी बुद्धि खुल गई होगी, तभी तो इतनी पीएलआई स्कीम और ये सब आ रही हैं ओवरऑल। हालांकि इंटरनेशनल जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनका ये बोलना है कि इंडिया चाइना के इस डिप्लॉयमेंट में अगर इंडिया सिर्फ चाइना को आगे बढ़ने से रोक देता है बिना लड़ाई करे, तो वही चाइना की हार होगी, क्योंकि इंडिया चाइना में जो ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री मानी जा रही है वो चाइना की मानी जा रही है। तो अगर उस मिलिट्री को पीछे ढकेल दिया जाता है और उसको जीतने नहीं दिया जाता है, तो यही चाइना के लिए ह्यूमिलिएशन होगी। लेकिन इस कंटेक्स्ट में इंडिया का भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। इंडिया के अंदर आपको ये बात मालूम है कि हमारा एक बहुत बड़ा इलाका इस समय पे चाइना कंट्रोल में चला गया है। हालांकि वो इलाका पूरी तरीके से हमारे पास था नहीं, वो बफर जोन था, बट अब उस बफर जोन में इंडियन आर्मी नहीं जा पा रही है। तो कुल मिला के चीजें हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गई हैं। प्लस इंडिया के साथ एक और प्रॉब्लम है, हमारा जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत धीमे चल रहा है। नोवल कोरोना पैंडेमिक के समय पे भारत सरकार के पास हो गई पैसों की कमी। अब इस पैसों कमी के चलते मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन धीरे है। एशले टेली का बोलना है 2016 में कि अगर इंडिया को एक टू फ्रंट बैटल लड़ना है, चाइना के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो इंडियन एयरफोर्स को 60 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की जरूरत है 2020 तक। लेकिन हमारे पास हैं कितने? ओनली 30 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस। उसके बाद इंडियन की जो नेवी के चीफ है वो बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं कि हमको कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, बट भारत सरकार इस डिमांड को लगातार रिजेक्ट क्या कर रही है? भारत सरकार का बोलना है कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है। पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस की, इसने बार बार इस बात पे वार्निंग दी है कि भाई इंडियन आर्मी में जो इक्विपमेंट्स है वो इक्विपमेंट्स पुराने हो रहे हैं, विंटेज हो रहे हैं। विंटेज मतलब पुराने हैं, वो नए नहीं है। इस चीज को साफ करने की जरूरत है। तो नो डाउट हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं दे आर टेक्नोलॉजिकली एसिमेट्रिकल। पीएलए की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उनका मॉडर्नाइजेशन बड़ा जबरदस्त हुआ है, इंडिया में ओवरऑल ये चीज नहीं हो पा रही है। प्लस अब ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी सरकार की डिवीजिव वेजिटेरियन पॉलिटिक्स है उससे भी प्रॉब्लम है। जो रूलिंग पार्टी है वो ओवरऑल उसने इंडिया को वेनरेबल बना दिया है, पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खोल दिया, कश्मीर के अंदर चेंजेस करके, इस टाइप की बातें यहाँ पे बता रखी। ये जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस हो रहा है वो भी हमारी रूलिंग सरकार की पॉलिसीज की वजह से ही हो रहा है। तो कुल मिला के ऑथर यहाँ पे रूलिंग सरकार को भी ब्लेम कर रहा है उस ओवरऑल क्राइसिस के लिए। ठीक है, फाइनली यहाँ पे एक और बात उठाई जा रही है। एक बात ये उठाई जा रही है कि हमारी सरकार को भाई आंसरेबल होना चाहिए लोगों की तरफ। इंस्टीट्यूशनल चेक्स और बैलेंसेस मिसिंग है हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके हमारे देश के लोगों के सामने क्लियर पिक्चर आनी चाहिए। अभी जो एलएसी में स्टैंड ऑफ में जो आप डिस्प्यूट है आपका बॉर्डर इलाकों में, जो कंटेक्चुअल पॉइंट से देवसांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, पैंगोंग सो, यहाँ पे कुछ जगहों पे आपका हो चुका है डिसएंगेजमेंट। इसमें ऑथर का ये बोलना है कि भारत सरकार अकाउंटेबल नहीं हो रही है लोगों की तरफ। एक्चुअली में लोगों को बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा गया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है लेसी लद्दाख में, किसी को भी नहीं पता है। किस हद तक चाइनीज अंदर घुसे, किस हद तक इंडियन आर्मी ने उनको पीछे भेजा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मोदी जी ने आके बोल दिया कि कोई भी चाइनीज सोल्जर्स इंडियन जमीन पे नहीं आया, बाद में उनको क्रिटिसाइज किया गया। तो पार्लियामेंट में जब भी सवाल पूछा गया है बॉर्डर क्राइसिस को लेके, भारत सरकार ने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया है। ऑथर बोल रहा है कि यहाँ पे भारत सरकार स्पेसिफिकली चीजों को छुपा रही है, लोगों तक सामने नहीं आने दे रही है, और इस चीज में इंडियन मीडिया भी भारत सरकार की मदद कर रही है। तो इस प्रकार की जो क्वालिटी है, इस प्रकार की जो स्ट्रैटेजी है, ये डेमोक्रेसी में काम नहीं आएगी। डेमोक्रेसी के अंदर सरकारों को अकाउंटेबल रहना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे है नहीं सरकार की। सरकार किसी को बता ही नहीं रही कि एक्चुअली में लद्दाख में हो क्या रहा है। कुछ हद तक तो ऑथर की ये बात देखिए सही भी है। हालांकि सरकार का ये बोलना है कि हम जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं, जो भी नेगोशिएशंस कर रहे हैं, अगर हम सबको जनता को ही बताते रहेंगे तो इससे पब्लिक ओपिनियन बदलेगा और हम ठीक तरीके से डिस्कशन कर नहीं पाएंगे। सरकार का ये लॉजिक है। बट ओवरऑल ऑथर का ये लॉजिक है कि जब चाइना इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो एटलीस्ट लोगों को तो बताओ कि बाउंड्री पे क्या हो रहा है। फिर सरकार का क्या बोलना है कि हम लोगों को बता देंगे, लोगों का पब्लिक ओपिनियन बदल जाएगा, फिर हम मजबूर हो जाएंगे चाइना के साथ बैटल लड़ने के लिए, फिर हम हार जाएंगे, तो वहां पे भी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे चालू है। इंडिया चाइना बॉर्डर इशू किसी भी प्रकार से सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 20 महीनों में ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और लग नहीं रहा कि आगे कुछ सालों तक भी ये इशू सॉर्ट आउट होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का चाइनीज स्टैंस है ऐसा लग रहा है कि दे हैव कम टू स्टे, वो वापस आने वाले नहीं है। लेट्स सी जाते हैं कि नहीं जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द पुअर कंडीशन ऑफ प्रोटेक्टर्स डिस्पाइट द ओनर्स नेचर ऑफ देयर ड्यूटीज द पुलिस आर नेग्लेक्टेड लॉट। क्या बताया जा रहा है? देखिए यहाँ पे कुछ शहीदों की बात की जा रही है। दिसंबर 2020 में डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार, जो कि सीआरपीएफ के एलीट कोबरा बटालियन के थे, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फटने से इनको चोट आई सुकमा डिस्ट्रिक्ट में और वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। ये शहीद हो गए।
उससे एक महीने पहले चिंता गुफा एरिया ऑफ सुकमा में असिस्टेंट कमांडेंट एन पुरुषोत्तम भालेराव जी, इनको सीरियस इंजरी आई, और 9 कमांडोज थे उनको इंजरी आई। क्यों? क्योंकि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फट गया, वहां पे भालेराव जी भी शहीद हो गए। उसके अलावा 2 पुलिस कांस्टेबल्स इस बार अक्टूबर 2021 में, जिनका नाम था ओमकर रायका एंड पवन चौधरी, ये राजस्थान पुलिस के थे। इनको कुछ स्मगलर्स ने गोली मार दी। इन्होंने एक व्हीकल को रोका, उस व्हीकल में हो सकता है कि कुछ ड्रग्स वगैरह हो, तो ड्रग्स ऑब्वियसली बात होंगे, तो जो व्हीकल चला रहे थे उन्होंने इन दोनों कांस्टेबल्स को गोली मार दी, ये शहीद हो गए यहाँ पे। तो कुल मिला के ऐसे हर साल हमारे देश में बहुत से इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे हमारे जो जवान हैं पुलिस के और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के, ये शहीद हो जाते हैं। और इन्हीं जवानों को याद रखने के लिए, इनके सैक्रिफाइसेस को याद रखने के लिए सारे राज्य की पुलिस फोर्सेस और केंद्र की सरकार भी 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को मनाती है पुलिस कमेमोरेशन डे। ठीक है, तो पुलिस कमेमोरेशन डे हमारे देश में मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस साल लगभग 377 पर्सनल्स को याद किया जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान दी बिटवीन 1 सितंबर 2020 एंड 31 अगस्त 2021। सीआरपीएफ की बात की जाए तो इट इज डिप्लॉयड इन द हाईली डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टेट्स, और यहाँ पे हालत बहुत खराब है। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा जवानों की मौत हुई है, 82 कैजुअलिटीज हैं सीआरपीएफ में। आईटीबीपी में लगभग 54 कैजुअलिटीज हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लगभग 47 कैजुअलिटीज हैं। स्टेट पुलिस फोर्सेस की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 32 पुलिस के जवानों की जान गई है, जेएंडके में 17 की, कर्नाटका में 17 की। और इन सब शहीदों को याद करने के लिए ही मनाया जाता है 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे। पुलिस कमेमोरेशन डे की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। 1959 में इसी दिन पे एक बैटल हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में। वहां पे चाइनीज पर्सनल्स ने 10 सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर गोलियां चला दी। इन सीआरपीएफ के जवानों की मौत हो गई, 7 को प्रिजनर्स ले लिया, 3 बच के भाग गए थे यहाँ पे। तो ये जो आप कह सकते हो इवेंट था ना 1959 का, ये इवेंट में हमारे जो जवान थे लद्दाख में पोस्टेड, उन्होंने जबरदस्त बहादुरी दिखाई थी, और इस बहादुरी के चलते ही इस पर्टिकुलर डे को पुलिस कमेमोरेशन डे बोला गया। हमारे देश के जो जवान हैं उनकी जो अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी है हमारे देश की तरफ, जो कि 1959 में इन जवानों ने दिखाई थी, और जो डेली बेसिस पे हमारे पुलिस के फोर्सेस के लोग और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को लोग दिखाते हैं, उसको याद करने के लिए पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। हर साल सारी राज्य की जो पुलिस थे उनका एक जत्था, जिसमें कमांडेंट लेवल का भी इंसान होता है, गेस्टेड ऑफिसर भी होता है, कांस्टेबल भी होता है, ये सब कहाँ जाते हैं? ये सब जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स पे, हॉट स्प्रिंग्स जो कि लद्दाख में है। और वहां पे 1959 की ये जो प्लेस है जहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में बैटल हुआ था, वहां पे जाके श्रद्धांजलि देते हैं। और वो एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां से चाइनीज सोल्जर्स बॉर्डर के अक्रॉस दिख रहे होते हैं। और इस पर्टिकुलर जगह पे एक एपिटाफ भी है, कुछ लिखा हुआ है, एक वहां पे मेमोरियल लगा हुआ है, उस मेमोरियल पे लिखा हुआ है व्हेन यू गो होम टेल देम टू अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गिव अर टुडे। मतलब ये सोल्जर्स याद दिला रहे हैं लोगों को कि तुम्हारा कल बचाने के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। तो पुलिस कमेमोरेशन डे की इंपॉर्टेंस हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। और अगर आप आईटीबीपी की बात करो तो इतनी कोल्ड में चाइनीज सोल्जर्स के सामने डिप्लॉयड हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, मॉइस्ट इंजरसेंसी वाले इलाके में हमारी सीआरपीएफ फोर्सेस जाके लड़ रही हैं, बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर पे चीजों को देख रहा है। ये सब मुश्किल काम है, और इन मुश्किल कामों के बावजूद भी पुलिस को और हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाते हैं वो बहुत कम है, सैलरीज बहुत कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी आई थी न्यूटन, राजकुमार राव की। उस मूवी में राजकुमार राव खूब वोटिंग पढ़वाना चाह रहे हैं बिल्कुल दम से, लेकिन जो वहां पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जवान होता है वो नहीं चाहता है कि इतनी सीरियस तरीके से वोटिंग हो। तो उस पर्टिकुलर मूवी में शुरुआत में तो आपको दिखेगा कि राजकुमार राव अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन वो जो सीएपीएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स थी, वो उसको सही तरीके से काम नहीं करने दे रहा है। लेकिन आप मूवी के एंड पे देखोगे कि वही सीआरपीएफ का जवान जब अपनी फैमिली को जाता है कुछ सामान खरीदवाने के लिए मार्केट से, तो ओवरऑल वो सोच रहा होता है कि ये सामान खरीदूं या ये सामान ना खरीदूं। मतलब वो क्या दिखाया जा रहा है? वो दिखाया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर ऑफिसर जो कि इतनी मुश्किल जगह पे पोस्टेड है, वो एट द एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। तो जो लोग इतनी मुश्किल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली का खर्चा चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमारी पॉलिसी मेकर्स के लिए। ये जो लोग हैं पुलिस के, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, अपनी लाइफ रिस्क पे डालते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए।
पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो मोराल है वो बहुत डाउन चल रहा है। 2003 में जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया पैरामिलिट्री फोर्सेस का, 2004 में अप्लाई किए, ज्वाइन किया, उनको पेंशन तक नहीं मिलती। इनकी कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा खराब चल रही हैं। ठीक है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन्स में जो सामान बिकता है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। तो यहाँ पे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को। हमारे पॉलिटिशियंस जो कि इलेक्शन की कैंपेनिंग में हजारों करोड़ रुपए खत्म कर देते हैं, इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पैसा देना चाहिए ओवरऑल। ठीक है ना, इनको एक इग्नोर लॉट करके नहीं रखना चाहिए। प्लस यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं। अलग अलग स्टेट्स में अगर पुलिस फोर्सेस की जान चली जाए तो अलग अलग एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली और तमिलनाडु में कोई पुलिस वाला अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में मरता है तो 1 करोड़ का कंपनसेशन है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां 1 करोड़ के आधे से भी कम मिलता है, 50 लाख से भी कम मिलता है। सेंटर की बात की जाए, व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो 1 करोड़ से कम देते हैं सेंटर वाले। लेकिन 1 करोड़ से जितना कम दे रहे हैं सेंटर वाले, बाकी अमाउंट्स जिस राज्य का वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो शहीद हुआ है वहां की राज्य की सरकारों को देना चाहिए। क्योंकि कम से कम 1 करोड़ का तो कंपनसेशन दो। अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में कोई पर्टिकुलर सोल्जर खत्म हो जाता है तो उसकी फैमिली को हार्ड टाइम से बचाने के लिए एटलीस्ट 1 करोड़ का कंपनसेशन होगा, तो चीजें थोड़ी ठीक होंगी। तो एमपी नेथनल साहब ने एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दिया है सीएपीएफ को और पुलिस की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे पॉइंट आउट करते हुए। और आज के अपने आर्टिकल पे चलते हैं, आखिरी आर्टिकल पे, Engaging the Taliban, India and regional powers should ensure that the Afghan rulers respect their people's right। देखिए, इंडिया ने रिसेंटली एक 10 नेशंस की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मॉस्को में ये मीटिंग हुई, वहां पे तालिबान के ऑफिशियल्स भी थे और वहां पे एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया गया जिसमें इंडिया ने भी अपनी सपोर्ट दिखाया। तो इसका मतलब क्या है कि तालिबान के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने का मतलब है कि तालिबान को आप अपने इक्वल मान रहे हो। मतलब कुल मिला के यहाँ पे इंडिया अब तालिबान के प्रेजेंस को ओवरऑल एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक नई रियलिटी यहाँ पे इंडिया देख रहा है। ठीक है भाई, अगर बात की जाए तो पहले इंडिया की पॉलिसी क्या रहा करती थी कि वो तालिबान के साथ इंगेज नहीं करते थे, तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप मानते थे। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, जब काबुल में ऑलमोस्ट तालिबान जीतने वाला था, उस समय पे जो पॉलिटिकल ऑफिस था दोहा कतर में तालिबान का, उसके साथ इंडिया ने कॉन्टैक्ट्स बनाए। कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हुई थी, लेकिन आपको पता ही है कि तालिबान के दोहा के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं और तालिबान के ग्राउंड पे जो लोग बैठे हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ है। वो आपस में भी कभी कभी लड़ते नजर आते हैं। वो लड़ाई बीच में हमने कवर भी की है। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया जो तालिबान के टॉप डेलीगेशन में मिला है उसमें तालिबान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनाफी भी था। ओके, यहां पे इंडिया की जरूरत क्या है तालिबान के साथ इंगेज करने के लिए? बहुत जरूरत है। पिछले कई सालों में इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो क्या हम अपनी इन इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे ही छोड़ दें? हमने इतना पैसा खत्म किया है तो उसका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो लेना है। भले ही हमारे जयशंकर साहब बोल रहे हैं कि हमने किसी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से या बिजनेस पर्सपेक्टिव से पैसा खत्म नहीं किया, हमने जो अफगानिस्तान के अंदर पैसा खत्म किया वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए खत्म किया। ये बात जयशंकर साहब ने बोली है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हमने इतनी एड दी है अफगानिस्तान को, अगर हमने इतना पैसा खत्म किया अफगानिस्तान के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट तो करें। यहाँ पे तालिबान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये कमेंट भी आया है कि इंडिया ने बोला है कि वो एड भेजेंगे। हो सकता है इंडिया ने बोला हो, जरूरी है, क्योंकि तालिबान के अंदर जो एंटी इंडिया ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके जैसे ग्रुप्स को अगर कंट्रोल में रखना है तो ओवरऑल इंडिया को तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ेगा। पिछली बार जब 1996 से 2001 में तालिबान ताकत में था अफगानिस्तान में, तब इंडिया का हाईजैक प्लेन तालिबान कंट्रोल्ड इलाकों में लेके आया गया था कांदाहार के अंदर। इस प्रकार की एक्टिविटी इस बार नहीं होना चाहिए। तालिबान को आपको सेग्रीगेट नहीं करना है। अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो पाकिस्तानी सैटेलाइट स्टेट बन जाएगा और दैट इज नॉट गुड। तो बायलैटरल एंगेजमेंट भी जरूरी है। और आखिर यहाँ पे बता रहे हैं कि रीजनल डिप्लोमेसी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बायलैटरल एंगेजमेंट में इंडिया के पास इतनी क्लाउट नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो तालिबान के रूलर्स को जबरदस्ती झुका दे अपने सामने। मतलब कल की डेट में इंडिया अगर बायलैटरल एंगेज कर रहा है तालिबान के साथ तो तालिबान के टॉप लीडर्स इंडिया की बात माने सारी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर रीजनल डिप्लोमेसी होती, रीजनल डिप्लोमेसी मतलब मॉस्को 10 नाम का जो ग्रुप है जिसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, अगर इनके साथ एंगेज करके तालिबान के ऊपर प्रेशर डालता है इंडिया, तो जरूर तालिबान को काम करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई तालिबान को भी अपने ऊपर से सैंक्शंस हटाने हैं, तालिबान को भी यहाँ पे मदद की जरूरत है। और ये सारी की सारी कंट्रीज मॉस्को 10 की चाहती हैं कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज ना हो जाए। तो अगर इन सारी कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया एंगेज करके तालिबान को थोड़ा लाइन पे लाने की कोशिश करता है, वो एक ज्यादा
अच्छा व्यू पॉइंट होगा। इंडिया बायलेटरली बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। हालांकि इंडिया बायलेटरली अफगानिस्तान को अपने तरीके बदलने को नहीं बोल रहा है, बस इंडिया के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब वो कितने सेफगार्ड होंगे वो तो देखो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तालिबान को बोला गया कि भाई आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, आप अपने टेरिटरी को टेररिस्ट ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल ना होने दो। हालांकि तालिबान बोलता तो है कि हम ये करेंगे, लेकिन एक्चुअली में करता नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट बना के आपको बताया था कि जो हकानी नेटवर्क का हेड है वो क्या कर रहे थे कि एक होटल के अंदर जिन्होंने भी सुसाइड बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान के अंदर, उनकी फैमिलीज को पैसा दे रहे थे और बोल रहे थे जो भी सुसाइड बॉम्बिंग करेगा उसको पैसा देंगे, कैश देंगे, जमीन देंगे। तो इस तरीके की बातें हैं यहाँ पे। ओके, तो भाई अफगान्स की यहाँ पे मदद करना इकोनॉमिक माइजरीज के बीच में, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मदद के साथ इस बात को इंश्योर करना कि तालिबान तरीके से काम करे, टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, ये भी उतना ही जरूरी है। अब ये सारी कंट्रीज मिलके ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये एक बहुत फॉर्मिडेबल टास्क है। क्योंकि देखिए ओवरऑल तालिबान को समझना पड़ेगा कि पिछले 40 सालों से कंट्री डिस्टेबलाइज्ड है एक प्रकार की आइडियोलॉजी की वजह से। उसी आइडियोलॉजी को आप फिर से कंटिन्यू करोगे तो किसी भी प्रकार का स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा और डिस्टेबलाइज हो जाएगी कंट्री। ये बात तालिबान को भी समझनी पड़ेगी। कितनी समझ में आती है वो एक अलग बात है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, इतना ही है आज के एडिटोरियल में। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो। आज से करंट अफेयर्स विनीत सर आपके लिए लेके आएंगे, जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपने व्यू पॉइंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।